गुमराह एपिसोड 269। 3:00 हो चुके थे जब हम फिरोज के अकामतगाह पर वापस पहुंचे। कैदियों के जकड़बंद का जायजा लेकर ये इत्मीनान कर लेने के बाद कि उनके लिए आज़ादी हासिल करना किसी भी तरह मुमकिन नहीं है, उन्हें कमरे में बंद कर दिया। इस दौरान दूसरे लोगों ने असलाह किसी महफूज मकाम तक पहुंचा दिया। इस काम से फारिग होकर शराफत अली बोला, काश वह कुत्ता यहूदी हमारे हाथ आ जाता। फिक्र ना करो यार, बहुत जल्द वो भी हमारे कब्जे में होगा। आज की रात हम चैन से नहीं बैठेंगे। उनके जितने भी ठिकाने हमारी नजर में हैं, उन सबको सुबह होने से पहले पहले खंगाल डालेंगे। हम कोशिश यही करेंगे कि आज रात में ही वो हाथ आ जाए हमारे। फिरोज बोला। खान ने कहा, इधर उधर हाथ पैर मारने के बजाय उन दोनों कैदियों से क्यों ना पता किया जाए कि वो कहाँ गया होगा भाग के। अभी नहीं, उनसे हम फुर्सत के वक्त पूछगछ करेंगे। अभी तो हमें अपने तौर पर इक़दामात करने चाहिए। आस्ताने पर हमारी अलगार की यहाँ मौजूद उनके हर आदमी को खबर हो चुकी होगी, लेकिन उन्हें यह तवक्को हरगिज नहीं होगी कि हम आज ही रात उनके खिलाफ कोई और कार्रवाई भी कर गुजरेंगे। ऐसे में अगर हम बेखबरी में उन पर जा पड़े तो उनके ज्यादा से ज्यादा आदमी खत्म किए जा सकते हैं। फिरोज ने जवाब दिया। मैंने फिरोज की तायद करते हुए कहा, ये बिल्कुल ठीक कहते हो तुम। दुश्मन को बर्बाद या कमजोर करने का कोई मौका खोना नहीं चाहिए हमें। शराफत अली ने कहा, और इस सिलसिले में पहल हमें अपने घर से ही करना चाहिए। क्यों जिलानी, क्या ख्याल है? मैंने हैरानी से उसको देखते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? हमारे घर में कौन दुश्मन बैठा है? खुलकर बात करो भाई। मेरा मतलब लिज़ी से है। वो मारे आस्तीन तुम्हें याद नहीं रही क्या, या उसे दुख देने को जी नहीं करता तुम्हारा? शराफत अली शोखी से बोला। फिरोज ने भी उसका साथ देते हुए कहा, ऐसी हसीन सूरत को तकलीफ पहुंचाने को किसका दिल चाहेगा भाई जी। कमल का खिला हुआ फूल है वो तो, और ऐसे कामयाब फूल मसल्त के फेंक देने के लिए तो नहीं होते। कैसी जालिमाना सोच है यार तुम्हारी। बकवास नहीं करो फिरोज, ये बात कोई राज नहीं है मेरे लिए कि उसकी असलियत क्या है। मेरी फहरिस्त में उसका नाम पहले नंबर पर रहा है हमेशा। हम आज तक एक दूसरे को फरेब देते आए हैं, आज उसका किस्सा भी पाक कर देंगे हम। लेकिन ये ख्याल रखना, वो फूल आसानी से नहीं मसला जा सकेगा। बहुत सख्त जान और बेहद शहज़ोर है वो, उस पर अचानक बेखबरी में ही काबू पाया जा सकता है। मैंने कहा। खान बोला, लेकिन तुम्हारे खुलकर आइजक के सामने आ जाने के बाद क्या यह मुमकिन है कि वो अब भी तुम्हारे उसी बंगले में मौजूद हो? मैंने उठते हुए कहा, जल्दी करो शराफत अली, ये बहुत अच्छी बात सुझाई है खान ने। हो सकता है वो अब वहां ना हो, लेकिन ज्यादा इम्कान इस बात का भी है कि अब तक वो वहीं हो और आइजक भी फरार होकर उसी के पास पहुंच गया हो और वो दोनों वहां हमारे मुंतजर हों। ये तो वो जानते ही हैं कि मैं बिलाखिर वापस उसी बंगले पर पहुंचूंगा। ओह, इस बात का तो मुझे ध्यान ही नहीं आया था। चलो हम चलकर देखते हैं, अगर वहां हुआ तो अब वो बचकर नहीं जा सकेगा। शराफत अली ने कहा, ठहरो भाई, ऐसी भी क्या जल्दी है, हम भी चल रहे हैं तुम दोनों के साथ। अगर वहां वो यहूदी बच्चा मिल गया तो तुम दो के लिए उन दोनों को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। मैं जानता हूं उस लिज़ी को अच्छी तरह, 2-4 आदमियों के बस की चीज नहीं है वो। फिरोज बोला। फिरोज ने खान और गुलजमान को भी अपने साथ ले लिया। तय ये हुआ कि मैं और शराफत अली साथ जाएंगे और फिरोज वगैरह चंद मिनट के बाद हमारे पीछे आएंगे। शराफत ने बताया था कि बंगले में दाखिल होने का एक छोटा सा अक़बी दरवाजा भी है, जिसका शायद किसी को इल्म नहीं है, क्योंकि उधर किसी का गुजर नहीं होता। लिहाजा हम दोनों को उसी रास्ते से बंगले में जाना है। फिरोज वगैरह सामने की तरफ से ही आएंगे। अक़बी दरवाजे में बाहर से ताला पड़ा रहता है, जिसकी चाबी शराफत अली के पास हर वक्त मौजूद रहती है। चनाचे मैं और शराफत अली पहले रवाना हो गए। मेरा ख्याल था रवाना होने से पहले बंगले पर फोन कर लिया जाए, ताकि ये पता चल जाए कि लिज़ी वहां तन्हाई है या आइजक भी उसके पास ही मौजूद है। लेकिन शराफत और फिरोज वगैरह ने मेरे इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि इस तरह वो लोग होशियार हो जाएंगे, जबकि हमें उनको बेखबरी में ही ज्यादा पहुंचना चाहिए। आप जानते हैं, मैं तो एक अमली आदमी हूँ, दिमाग से ज्यादा हाथ पैरों से काम लेने का आदी रहा हूँ। जब भी कमरे रास्ते में कोई संगे गिरा हायल हुआ, मैंने बेसोचे समझे उखाड़ फेंका है। मगर इस बार मेरा वास्ता दुनिया के शातिर तरीन लोगों से था, ऐसे लोगों से जो मुझे अब तक मिलने वाले तमाम लोगों से बहुत मुख्तलिफ, बिल्कुल जुदा मिजाज रखते थे। उनके शातिर जहन ऐसी ऐसी चालें चलते थे कि आम आदमी तो 2 ही चालों में मात खा जाता था। मुझे चूंकि दिमाग को इस्तेमाल करने की आदत नहीं थी, इसीलिए मैं फिरोज के मशवरे मान लिया करता था, और अब तक मुझे उनके किसी मशवरे पर अमल करके कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। चनाचा आज भी मैंने उनकी बात मान ली थी और शराफत अली के साथ चल दिया था। बंगले के अक़ब में जो इमारत थी वो शायद बरसों से वीरान पड़ी थी। उसके मालिक को उसकी देखभाल से भी कोई दिलचस्पी मालूम नहीं होती थी। हम जिस पतली सी गली में खड़े थे वो शराफत अली के बंगले और उस वीरान और शिकस्ता इमारत के अक़ब में वाक़ई थी। आसपास के दूसरे मकान पूरी तरह आबाद थे, लेकिन रात के समय में तो वो भी वीरान ही लग रहे थे। एक बात जो तमाम मकानों में मुझे मुश्तरका नजर आई थी वो ये थी कि हर मकान का एक छोटा सा दरवाजा इस गली में खुलता था। गली पतली जरूर थी, लेकिन उसमें गंदगी नाम को ना थी। ऐसा लगता था जैसे दिन में वहां आमद और रफ्त जारी रहती हो।
फिरोज ने जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर दरवाजे का ताला खोला और फिर कुंडी खोलकर दरवाजे को अंदर धक्का देकर खोलना चाहा, मगर वो अपनी जगह से टस से मस न हो सका। उसके जोर लगाने के बावजूद दरवाजा ना खुल सका तो वो बोला, ऐसा मालूम होता है दरबान ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया है। ये तो बहुत बुरा हुआ जिलानी, अब क्या किया जाए? मैंने बंगले की अकबी दीवार का जायजा लेते हुए कहा, मेरा ख्याल है ये दीवार ज्यादा ऊंची नहीं है इस तरफ से। दूसरी तरफ इसकी बुलंदी कितनी है ये तो तुम ही जानते होगे। क्या इस पर चढ़कर दूसरी तरफ उतरा जा सकता है? बुलंदी तो दोनों तरफ तकरीबन यकसा ही है, मगर सवाल ये कि इस पर चढ़ेगा कौन और कैसे? शराफत अली ने पूछा। इस पर चढ़ना कोई मुश्किल काम तो नहीं है, मैं अभी चढ़ जाता हूँ, अलबत्ता दूसरी तरफ उतरने का मसला है। अब अगर दोनों तरफ की बुलंदी यकसा है तो मैं आसानी से उधर उतर भी सकता हूँ। मैं अंदर जाकर दरवाजा खोल दूंगा, फिर तुम भी आ जाना अंदर। लेकिन तुम चढ़ोगे किस तरह दीवार पर? यहाँ तो ऐसी ऊंची जगह भी नहीं है, और यूं खड़े खड़े दीवार की कगर तक हाथ कैसे जाएगा? क्या तुम मेरा बोझ सहार सकोगे? मुझे अपने कंधों पर ले जाकर खड़े हो सकोगे तुम? मैंने उसके सवाल को नजरअंदाज करके पूछा। अच्छा, तो तुम मेरे कंधों पर खड़े होकर चढ़ोगे? ठीक है, आओ, मेरा ख्याल है मैं उठा लूंगा तुम्हें। वो दीवार की तरफ मुंह करके उकड़ू बैठ गया। मैं बहुत संभल कर आसानियत के साथ उसके कंधों पर जा चढ़ा। वो दोनों हाथों से मेरे पैर पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता सीधा खड़ा हो गया। उसके उठते ही मेरे हाथों ने दीवार की कगर को छू लिया। मैंने मजबूती से उसे थामकर अपने आप को ऊपर उछाला। पहली कोशिश में मेरा दायां पैर दीवार पर जा टिका। मैंने खुद को संभाला और सरक कर दीवार पर बैठ गया। फिर दोनों हाथ दीवार पर जमाकर दूसरी तरफ लटक गया। उसके बाद मैंने हाथों से दीवार छोड़ दी। एक हल्की सी धमक के अलावा मेरे कूदने की कोई ज्यादा आवाज नहीं हुई थी। अंदर कूदने के बाद चंद लम्हों तक मैंने चोरों की तरह वहीं बैठे बैठे अतराफ में नजरें दौड़ाकर देखा और मुतमईन होकर खड़ा हो गया। बंगले के उस हिस्से में मुकम्मल तारीकी और सन्नाटा था। ऐसा लगता था जैसे यहाँ कोई रहता ही ना हो। मैंने आगे बढ़कर दरवाजे की कुंडी तलाश करके खोल दी। शराफत अली दरवाजे को धक्का देकर अंदर आ गया और दरवाजा दोबारा बंद करते हुए सरगोशी में बोला, यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई भी मौजूद ना हो। लगता तो ऐसा ही है, फिर भी हम बहुत एहतियात से आहट पैदा किए बगैर आगे बढ़ेंगे। ये भी हो सकता है कि वो अंदर अंधेरा करके हमारी घात लगाए बैठे हों, लिहाजा हमें एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, एहतियात से आगे बढ़ना और हमेशा एहतियात को मलहूस रखना अच्छी बात है, लेकिन सामने गेट पर चौकीदार के होते हुए वो हमें ये तासुर देने की कोशिश करेंगे कि अंदर कोई नहीं है तो ये हिमाकत होगी सरासर। शराफत अली ने आगे कदम बढ़ाते हुए कहा। अंदर दाखिल होकर हमने एक एक कमरा देख डाला, मगर वहां कोई नहीं था। पूरा बंगला खाली पड़ा था। मैंने उस कमरे का जायजा लिया जो लिज़ी के लिए मखसूस था। वहां अलमारी में लिज़ी के कपड़े और जरूरत का दूसरा सामान भी मौजूद नहीं था। बिस्तर की शिकनें बता रही थी कि अभी कुछ ही देर पहले कोई उठकर यहाँ से गया है। मैंने शराफत अली से कहा, हमें देर हो गई है दोस्त, चिड़िया उड़ चुकी है। हाँ, तुम ठीक कहते हो। आओ बाहर चलकर चौकीदार से पता करें कि वो कब और किसके साथ गई है यहाँ से। हम दोनों बाहर आकर चौकीदार के कैबिन की तरफ बढ़ गए। वो अभी तक जाग रहा था। हमारे कदमों की आवाज सुनकर बंदूक लिए वो बाहर आया और बंदूक की नाल हमारी तरफ उठाकर कड़क के बोला, कौन है? रुक जाओ, आगे बढ़ने से पहले शनाख्त कराओ अपनी। शराफत अली को जवाब देने के बजाय रुककर ज्यादा तेज रोशनी में हो गया। गेट के दोनों जानिब और चौकीदार के कैबिन के दरवाजे पर ताकतवर बल्ब रात भर रोशन रहते थे। उनकी रोशनी में बंगले के सामने का ये पूरा हिस्सा वाज़े और साफ नजर आता था। चौकीदार शराफत अली को देखते ही बंदूक की नाल नीची करके बोला, अरे साहब, आप अंदर कब गए थे? मैंने तो आप दोनों को अंदर जाते बिल्कुल नहीं देखा, ना ही मैंने गेट खोला था आपके अंदर जाने के लिए। फिर आप कैसे अंदर चलेगा साहब? वो हैरान और परेशान नजर आने लगा था। शराफत अली ने उसकी तरफ बढ़ते हुए मुस्कुराकर नर्म लहजे में कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम अभी अभी कोई 5 मिनट पहले पीछे वाले दरवाजे से आए हैं। तुम ये बताओ कि वो मेम साहब कब बाहर गई थी और अभी तक वापस क्यों नहीं आई? वो तो अभी कोई आधा पौना घंटा हुआ जब ही गई है साहब, और जाते हुए खत दे गई है जिलानी साहब के वास्ते। उसने अपनी जेब से एक बंद लिफाफा निकालकर आगे बढ़ा दिया। मैंने आगे बढ़कर झपटने के अंदाज में उसके हाथ से लिफाफा लेकर जल्दी से चाक किया और अंदर से खत निकालकर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, जनाब आली, अभी अभी आइजक ने टेलीफोन के जरिए इत्तला दी है कि आपने उसके आस्ताने पर हमला करके उसे हलाक करने की कोशिश की थी। वो बमुश्किल तमाम अपनी जान बचाकर वहां से निकल सका है। उसने मुझे भी अपने पास पहुंचने को कहा है, क्योंकि अब यहाँ मेरी भी जान को खतरा है। आइजक पर नाकाम हमले के बाद आप मुझे ही निशाना बनाएंगे। ये बात मैं भी जानती हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया कि आपके वापस आने से पहले पहले मैं यहाँ से निकल जाऊँ। मैं ये भी जानती हूँ कि मैं आपकी नज़र में काबिल गर्दन ज़दनी हूँ, हालांकि मैंने आपसे कभी बेवफाई नहीं की। आपके तमाम मंसूबों और सारी सरगर्मियों से वाकिफ होने के बावजूद मैंने आइजक या किसी और तंजीम के अहम शख्स को आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने दी। मैं खूब जानती थी कि आप शराफत अली और फिरोज के साथ मिलकर क्या मंसूबे बना रहे हैं। इनमें से कुछ बातें कभी कभी आइजक के कानों में भी पड़ जाती थी
وہ آپ کی طرف سے مشکوک ہو جاتا تھا، لیکن میں ہر بار اسے مطمئن کر دیتی تھی۔ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ آج رات آپ لوگ آستانے کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، چنانچہ میں نے آپ کی کامیابی کی راہ ہموار کرنے کے لیے وہاں کے بہت سے خوفناک قسم کے محافظوں کو مختلف کاموں کے بہانے وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ میری دلی خواہش تھی کہ آپ اور آپ کے ساتھی اپنے مشن سے کامیاب و کامران لوٹیں اور آپ اس یہودی آئزک کا کام تمام کرنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن بدقسمتی سے اس شیطان کو بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں ایسا کیوں چاہتی ہوں، تو سنیں، میں آپ کو ایک راز کی بات بتا دوں۔ میں دراصل وہ نہیں ہوں جو آپ آج تک مجھے سمجھتے رہے ہیں۔ میں کون ہوں یہ وقت آنے پر آپ کو معلوم ہو جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ جب آپ کو میری حقیقت کا علم ہوگا تو آپ مجھے اپنانے میں ذرا بھی تعامل نہیں کریں گے۔ میرے یہاں سے جانے کی دوسری اور بڑی وجہ یہ ہے کہ میں ابھی آئزک وغیرہ پر اپنی اصلیت ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی۔ میں نے برسوں کی محنت کے بعد تنظیم میں ایک اہم مقام اور تنظیم کے بڑوں کا اعتماد حاصل کیا ہے۔ میرے سامنے بہت بڑے بڑے مقاصد ہیں جن کی تکمیل سے قبل میں یہ اعتماد کھونا نہیں چاہتی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس بنگلے میں اپنی سکونت قائم رکھیں، اسے ترک نہ کریں تاکہ میں وقت ضرورت آپ سے رابطہ قائم کر سکوں۔ یہ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یہاں رہتے ہوئے تنظیم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ آپ کے خلاف ہونے والے ہر فیصلے اور ہر کارروائی کا آپ کو قبل از وقت علم ہو جایا کرے گا۔ آپ لوگوں نے آج کی کارروائی سے مجھے دور رکھنے کے لیے جیرالڈ کو قتل کرا دیا، یہ بھی اچھا ہی ہوا۔ ایک خطرناک کانٹا ہمیشہ کے لیے نکل گیا اس طرح۔ اگر آپ لوگ ایسا نہ بھی کرتے تب بھی میں آپ کو اپنا کام کرنے کا موقع فراہم کر ہی دیتی۔ ایک بات میں آپ کو خاص طور پر بتا رہی ہوں، تنظیم کے پاس آپ کے دوستوں اور وہی خواہوں کی جو فہرست ہے اس میں فردوسی بیگم کا نام اور پتہ بھی موجود ہے۔ تنظیم نے آپ کے امریکہ سے روانہ ہونے سے پہلے اپنے کچھ کارکنوں کو ایسے تمام لوگوں پر نظر رکھنے کی ہدایت کر دی تھی تاکہ اگر کبھی آپ تنظیم کے مفاد کے خلاف سوچے بھی تو تنظیم کو اس کا علم ہو جائے۔ فردوسی بیگم کے پڑوس میں گلزار خانم نامی لڑکی اسی مقصد سے رہ رہی ہے۔ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اب تک آپ کے بارے میں مجھے رپورٹیں دیتی رہی ہے جنہیں میں نے آگے نہیں جانے دیا۔ آپ نے آبی کو اسی لیے فردوسی بیگم کے پاس پہنچایا ہے کہ وہ وہاں محفوظ رہیں گے، حالانکہ وہ جگہ ان کے لیے سب سے زیادہ غیر محفوظ ہے۔ انہیں جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہاں سے ہٹا لیں۔ باقی باتیں بشرطِ ملاقات پھر ہوں گی۔ اب اجازت دیں۔ بقول آبی، آپ کی کوارٹر بہتر، لزی۔ خط پڑھ کر میں بھوچنکا سا رہ گیا۔ میری آنکھیں حیرت کی زیادتی سے جھپکنا بھول گئی تھیں۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ میں اب تک شدید خوش فہمی کا شکار رہا تھا۔ میں یہی سمجھتا رہا تھا کہ میں لزی کو بے وقوف بنانے میں کامیاب رہا ہوں، حالانکہ میری یہ کامیابیاں خود لزی ہی کی مرہون منت تھیں۔ اگر وہ نہیں چاہتی تو میں شاید ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اتنے منظم اور بے پناہ وسائل رکھنے والوں کے سامنے میری حیثیت ہی کیا تھی؟ وہ جب چاہتے مجھے چیونٹی کی طرح مسل کے رکھ دیتے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلتا کہ وہ غلام جیلانی عالم میں جس کا شہرہ تھا اچانک کہاں گم ہو گیا۔ آسمان کھا گیا یا زمین نے اسے نگل لیا؟ کسے اتنی فرصت تھی جو یہ جاننے کی کوشش بھی کرتا کہ میرا انجام کیا ہوا؟ مجھے یوں حیران و پریشان کھڑے دیکھ کر شرافت علی بولا، کیا بات ہے جیلانی؟ کیا لکھا ہے اس میں؟ تم اتنے حیران پریشان کیوں ہو؟ میں نے وہ خط اس کی طرف بڑھاتے ہوئے جواباً کہا، تم خود پڑھ کر دیکھ لو، اس نے تو مجھے عجیب الجھن میں مبتلا کر دیا یار۔ شرافت علی نے خط میرے ہاتھ سے لے کر پڑھنا شروع کیا۔ خط کو پڑھتے ہوئے اس کے ماتھے پر بھی تردد کی لکیریں ابھرنے لگی تھیں۔ پورا خط پڑھنے کے بعد وہ بولا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے جیلانی، ہم نے اس بارے میں تو سوچا بھی نہیں تھا کبھی، جھوٹ تو نہیں بولا اس نے؟ میں نے دربان سے گیٹ کھول کر فیروز وغیرہ کو اندر بلانے کے لیے کہا، پھر شرافت علی سے بولا، ان لوگوں کو آ جانے دو، دیکھو وہ کیا کہتے ہیں سلسلے میں۔ ویسے مجھے یقین ہے اس نے جھوٹ نہیں بولا ہے۔ تمہیں یاد ہے نا کہ جیرالڈ کے آبی کے ہاتھوں زخمی ہو جانے کے بعد ہمیں کتنا پختہ یقین تھا کہ تنظیم اب ہمارے خلاف کوئی سنگین قدم اٹھائے گی، لیکن لزی سے ہماری بات ہوئی تو اس نے نہ صرف خود جیرالڈ کو قصوروار ٹھہرا کر معاملے کی سنگینی کو بہت حد تک کم کر دیا تھا، بلکہ آئزک کی طرف سے بھی ہمیں مطمئن کر دیا تھا، اور اگر اسے ہمیں نقصان پہنچانا یا ہم سے آستانے کی بربادی کا انتقام لینا ہوتا تو وہ آبی کو فردوسی بیگم کے فلیٹ سے ہٹا لینے کا مشورہ ہرگز نہ دیتی۔ وہ جانتی ہے کہ آبی میری کمزوری ہے، اس کی سلامتی کے لیے میں جان بھی دے سکتا ہوں۔ وہ لوگ آبی کو یرغمال بنا کر مجھے اپنے پاؤں چاٹنے پر بھی مجبور کر سکتے ہیں۔ لزی اگر نہیں بتاتی تو میرے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ فردوسی بیگم کا فلیٹ ان کی نظر میں ہے۔ اسی دوران دربان نے گیٹ کھول کر فیروز وغیرہ کو گاڑی اندر لانے کے لیے راستہ دے دیا۔ اس نے اندر آ کر گاڑی میرے اور شرافت علی کے نزدیک روک کر کھڑکی سے سر باہر نکال کر پوچھا، تم دونوں یہاں کیوں کھڑے ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ کیا لزی یہاں نہیں ملی؟ ہاں، وہ ہمارے آنے سے تھوڑی دیر پہلے نکل گئی ہے یہاں سے۔ تم لوگ اندر ڈرائنگ روم میں چلو، وہاں بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ ہمارے پاس اتنا وقت کہاں ہے بھائی؟ صبح کو اجالا پھیلنے سے پہلے میں ان کے 2 اور ٹھکانوں کو ختم کر دینا چاہتا ہوں، اور صبح ہونے میں 1 گھنٹہ ہی رہ گیا صرف۔ وہ نکل گئی تو خاک ڈالو اس پر، ابھی ہم جلدی ڈھونڈ نکالیں گے ان دونوں کو۔ نہیں یار، یہ بات نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، معاملہ کچھ اور ہی رخ اختیار کر گیا ہے۔ اس سلسلے میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں میں تم سے۔ اب مزید کوئی کارروائی کرنے سے پہلے ہمیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔
तुम अंदर चलो तो यार, मैंने इमारत की तरफ मुड़कर कहा। वो कुछ ना समझते हुए गाड़ी वहीं छोड़कर नीचे उतर आया। खान और गुलजमान ने भी उसकी तकलीद की। हम सब साथ ही साथ ड्राइंग रूम में आ गए। हाँ अब बताओ क्या बात है, कौन सा नया रुख इख्तियार कर लिया मामलात ने? फिरोज एक सोफे में धंसते हुए बोला। मैंने शराफत अली के हाथ से खत लेकर उसकी तरफ बढ़ा दिया और बोला, लो इसे पढ़ लो पहले, ये लिज़ी छोड़कर गई है मेरे लिए। फिरोज ने मेरे हाथ से खत लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो खत पढ़ता जा रहा था उसके चेहरे के तासुरात बदलते जा रहे थे। खत खत्म करके उसने हैरानी से मुझे देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि यह खत लिज़ी ने ही लिखा है? तुम उसकी तहरीर पहचानते हो? हाँ मैं पहचानता हूँ उसकी तहरीर। उसके अलावा ये खत वो जाते हुए लिफाफे में बंद करके दरबान को दे गई थी। मुझे उसी के जरिए मिला है ये। अब तो ये सोचा भी नहीं जा सकता कि ये जाली होगा। दरबान शराफत अली का काबिल एतबार आदमी है। मैंने जवाब दिया, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, अगर लिज़ी यहूदी नहीं है और वो हम ही में से है तो उसने यहूदियों का इस कदर एतमाद कैसे हासिल कर लिया? और फिर एक बात जिसे शायद तुम भूल रहे हो ये है कि वो अमेरिका की रियासत सैन फ्रांसिस्को से तुम्हारे साथ आई है। अपने रंग और रूप और चेहरे मोहरे से भी वो पाकिस्तानी या एशियाई नहीं लगती। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिरोज उलझ कर बोला, तुमने जो कुछ कहा है वो सब दुरुस्त है, लेकिन उसके अब तक के तर्ज अमल का अगर जायजा लिया जाए तो यही पता चलेगा कि जो कुछ उसने इस खत में लिखा है वो गलत भी नहीं है। फिर अगर हमें फरेब भी देना इस खत का मकसद था तो वो आबी को किसी महफूज मकाम पर पहुंचाने की हिदायत करने के बजाय उसी अर्गमाल बनाकर हमें अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर देती। मैंने उसे समझाते हुए कहा, हाँ ये एक बात उसके हक में जाती है। ठीक है तो फिर उसे भी आजमा कर देख लो। अगर वो हमारा साथ देने पर आमादा है तब तो हम बहुत जल्द पूरे मुल्क से इस तंजीम का जुलूस निकाल देंगे। क्यों खान, तुम्हारा क्या ख्याल है? फिरोज ने खान को मुखातिब किया जो लिज़ी का खत पढ़ने के बाद गुमसुम बैठा हमें देख रहा था। फिरोज के मुखातिब करने पर वो चौंक कर बोला, हाँ क्या कहा? मुझसे कुछ कहा तुमने? उसके इस अंदाज पर हम सब हंसने लगे। फिरोज ने अपनी हंसी को बमुश्किल रोक कर कहा, तुम कहाँ गुम हो गए थे मेरे भाई? कुछ पता नहीं तुम्हें कि यहाँ कौन सा मसला ज़ेरे बहस है? ऐसी तो कोई बात नहीं लिखी इस खत में जिसने तुम्हारे होश गुम कर दिए। नहीं यार, मैं इसके मजमून पर गौर कर रहा था, इसका मतलब मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ सका। अरे भाई तुम कहाँ मगज खपाने लगे हो? इसमें बच्चों की समझ में आने वाली कोई बात नहीं है। लाओ ये खत मुझे दे दो। फिरोज ने उसके हाथ से खत देकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो भाई जिलानी, मेरा मशवरा है कि इसे जला डालो। अब ये किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। हाँ यही करूंगा मैं भी। अब क्या प्रोग्राम है तुम लोगों का? मैंने खत जेब में रखते हुए फिरोज से पूछा। प्रोग्राम अब क्या हो सकता है, थोड़ी देर में सुबह होने वाली है। रात भर की भागदौड़ ने बुरी तरह थका डाला है, आराम ही करो अब तो। हाँ मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन उस कमीने आइजक का निकल जाना अच्छा नहीं हुआ यारो। उसकी तरफ से बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है हमें। शराफत ने कहा, इन यहूदियों से किसी भलाई या रियायत और मुरव्वत की उम्मीद बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। हाँ ये तुमने ठीक कहा शराफत अली। फिरोज बोला, जिलानी तुम भी अब यहाँ अकेले मत रहा करो, तुम्हारी जान का तो वो ज्यादा दुश्मन होगा। वो तो ठीक है, मगर मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं कहीं। लिज़ी को आजमाने के लिए मेरा यहाँ रहना बेहद जरूरी है। फिरोज कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है जिलानी, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं गुलजमान और अनवर कमाल को मुस्तकिल तौर पर तुम्हारे साथ ही छोड़ दूंगा। अभी तक ये दोनों दूर रहकर तुम्हारी निगरानी करते रहे थे, मगर आज से ये तुम्हारे बॉडीगार्ड की हैसियत से हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहा करेंगे। अच्छा अब हम चलते हैं। वो उठ खड़ा हुआ। शराफत अली और खान भी उसके साथ ही उठ गए। मैं उन्हें दरवाजे तक अलविदा कहने साथ गया था।